हेलो एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है सर जी साइड। आज हम क्लास 10 फर्स्ट साइड बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो चैप्टर है एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की के डायरी के कुछ एक्सट्रैक्ट से लिया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। पढ़ते बिफोर यू रीड वाला सेक्शन। एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 टू फरवरी और मार्च 1945। तो एनी फ्रैंक या फिर एन फ्रैंक का जो पूरा नाम था वो था एनिलीज मैरी फ्रैंक, और इनका डेट ऑफ बर्थ 12 जून 1929 था, और इनका डेट ऑफ डेथ कितना था, फरवरी या मार्च 1945। was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। एनी फ्रैंक एक जीविश गर्ल थी। जीविश वो लोग होते हैं जो जुदाइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो ये ना अपने फैमिली के साथ और 4 दोस्तों के साथ छुपी हुई थी। कहां पे? एम्स्टरडेम में। कब? ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में जब जर्मन वाले लोग नेदरलैंड्स पे आके कब्जा कर लिए थे, नेदरलैंड को ऑक्यूपाई कर दिए थे जर्मनी के लोग, यानी कि जर्मन्स, तब एनी फ्रैंक अपने फैमिली और 4 दोस्तों के साथ एक जगह में छुपी थी जिस जगह का नाम है एम्स्टरडेम। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। एनी फ्रैंक और उनकी फैमिली एम्स्टरडेम आ गए थे जब नाजी जर्मनी में पावर गेन कर लिए थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो पावर है ना वो एक्सटेंड कर लिया नेदरलैंड्स तक। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942। नाजिस लोग क्या कर रहे थे? परसिक्यूट कर रहे थे जीविश लोगों को, यानी कि जीविश लोगों को इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था नाजी लोगों के द्वारा। तो एनी फ्रैंक और उसके फैमिली जुलाई 1942 में एनी फ्रैंक के पापा, उनका नाम है ओटो फ्रैंक्स, उनके ऑफिस के बिल्डिंग में छुप गए ताकि नाजीज लोगों से बच सके। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister, Margot Frank। तो एनी फ्रैंक और उसके फैमिली, उसके पापा का जो ऑफिस बिल्डिंग था ना, वहां पर करीब 2 साल तक छुपे रहे। 2 साल के बाद ये पकड़े जाते हैं और इनको कंसंट्रेशन कैंप ले जाया जाता है। कंसंट्रेशन कैंप यानी कि एक ऐसा जगह होता है जहां पर बहुत सारे लोगों को एक ही साथ रख दिया जाता है और इल ट्रीट किया जाता है। तो एनी फ्रैंक और उसके फैमिली को एक कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया था जहां पर एनी फ्रैंक का डेथ हो जाता है टाइफस के वजह से। टाइफस एक इन्फेक्शियस डिजीज है, उसके वजह से एनी फ्रैंक का डेथ हो जाता है, और उस कंसंट्रेशन कैंप का नाम होता है बर्जन बेल्सन। ठीक है, और उसकी दीदी का भी डेथ हो जाता है, मार्गोट फ्रैंक। आगे इसकी दीदी का डेथ होता है, फिर बाद में एनी फ्रैंक का डेथ हो जाता है। तो हम लोग को अभी तक पता चला एनी फ्रैंक के जो पापा है उनका नाम है ओटो फ्रैंक, एनी फ्रैंक की जो बहन है उसका नाम है मार्गोट फ्रैंक। Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary has been saved। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। एनी फ्रैंक के जो पापा है ओटो फ्रैंक, कंसंट्रेशन कैंप में ओनली सर्वाइवर थे, और वो वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद एम्स्टरडेम आ जाते हैं और वहां पर देखते हैं ना कि एनी फ्रैंक का जो डायरी है वो बच गया है। जब एनी फ्रैंक का डायरी को देखे ओटो फ्रैंक, तो उनको लगा ना ये जो डायरी है बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है, और वो सोचते हैं कि इस डायरी को पब्लिश कर देना चाहिए, और वो उस डायरी को पब्लिश कर दिए इंग्लिश में। यानी कि जो डायरी है इंग्लिश में नहीं लिखा गया था, इंग्लिश में इस डायरी को पब्लिश किया गया, इसका नाम दिया गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। तो ये जो डायरी है ना एनी फ्रैंक को उनके बर्थडे में दिया गया था, 13th बर्थडे में, जब एनी फ्रैंक 13 साल की हुई तब उनको ये डायरी दिया गया था। जितने भी क्रॉनिकल्स था, जितने भी इवेंट्स था, एनी फ्रैंक ने अपने डायरी पे लिखा। और एनी फ्रैंक लिखना कब स्टार्ट किए थे? 12 जून 1942, और उनका जो फाइनल एंट्री था 1 अगस्त 1944। यानी कि 2 साल में जो भी चीजें हुआ, जो भी इवेंट जरूरी लगा एनी फ्रैंक को लिखने के लिए, उन्होंने वो सारी चीजें लिखी। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। तो ये जो बुक है ना फिर धीरे धीरे डच लैंग्वेज से बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला बुक में से एक बुक बन गया। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। इसका तो डायरी तो बना, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फिल्म्स टेलीविजन में दिखाया जाता था,
थिएट्रिकल प्रोडक्शंस बना और ओपेरा में भी परफॉर्मेंस वगैरह किया गया इस एक्ट को लेके, जो भी चीजें डायरी में लिखा गया था वही सब चीजों को लेके। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एक्सामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। एनी फ्रैंक डायरी में जो भी चीजें लिखे थे ना, उसको पढ़ के ऐसा लगेगा कि कोई एक मैच्योर और इंसाइटफुल लड़की ने इसे लिखा है। इनका एज 13, 14, 15 साल हो रहा था तब ये लिखना स्टार्ट किए, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स चीजों को इतने सिंपल तरीके से लिखे ना, तो कोई भी पढ़ेगा तो लगेगा एक मैच्योर और बहुत ही इंसाइटफुल गर्ल ने ये लिखा है। ये जो डायरी है ना, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जब नाजी ऑक्यूपाई कर लिया था बहुत सारे एरियाज को, तब लोगों का जो जिंदगी है, स्पेशली जीविस लोगों का जो जिंदगी है वो कैसे कट रहा था, और एनी फ्रैंक और उनका फैमिली का जिंदगी कैसे कट रहा था डे टू डे लाइफ, इसी के बारे में लिखा है डायरी पे। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक जो है बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा डिस्कस करे जाने वाले इंसान में से एक इंसान बन गए। ये जो भी होलोकॉस्ट हुआ था, यानी कि जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो ये था बिफोर यू रीड वाला सेक्शन। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. तो एनी फ्रैंक बता रहे हैं ना, उनके लिए डायरी में लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं था, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था क्योंकि बाद में हो सके एनी फ्रैंक को ये सब चीजें पसंद ना आए, ठीक है, या फिर जो लोग इस डायरी को पढ़ेंगे वो क्यों इंटरेस्ट देके पढ़ेंगे, क्योंकि एनी फ्रैंक एक 13 साल के बच्चे थे तब। क्योंकि एनी फ्रैंक को ऐसा लग रहा था ना कि जब एनी फ्रैंक बड़े हो जाएंगे और ये जो थॉट्स है अपना जो डायरी पे लिख रहे हैं, और जो बाकी लोग है ना, एनी फ्रैंक को उनका थॉट्स इंटरेस्टिंग लगेगा ना बाकी लोगों को उनका थॉट्स इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि एनी फ्रैंक जब ये डायरी लिख रहे हैं, उनका एज कितना 13 ईयर्स है। बाद में लोगों को जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो भी डायरी में लिख रहे हैं उनका जो म्यूजिंग्स है, जो भी थॉट्स है, बाकी लोगों को पसंद आए। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. तो एनी फ्रैंक बोलते हैं ना, कोई बात नहीं। तो एनी फ्रैंक बोलते हैं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है लिखना चाहिए तो इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। और इसके अलावा मेरे चेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मेरे अंदर बहुत सारे स्ट्रेस चल रहे हैं और मैं डायरी में लिख के ही उसे उतार सकती हूँ, ऐसा एनी फ्रैंक को लगता है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. एनी फ्रैंक बता रहे हैं कि उन्हें लगता है ना कि पेपर के सामने ज्यादा पेशेंस होता है देन जो लोग होते हैं। एनी फ्रैंक को एक दिन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहा था और वो घर पे ही बैठे थे, अपने हाथों को ऐसे चिन पे रख, और बहुत ज्यादा वो बोर्ड थे और लिस्टलेस फील हो रहा था। लिस्टलेस यानी कि विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, मतलब कोई भी चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं था, मतलब पूरा बॉडी में लग रहा है कि एनर्जी नहीं है, इस तरह सा फील हो रहा था। तभी एनी फ्रैंक बोलते हैं कि मुझे लगता है कि पेपर के सामने ज्यादा पेशेंस होता है देन दूसरे लोग। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। एनी फ्रैंक रूम में बैठे अपने चिन पे हाथ रख के और सोच रहे कि बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो फाइनली एनी फ्रैंक डिसाइड करते हैं कि वो बाहर नहीं जाएंगे, बस उसी तरह से पड़े रहेंगे रूम में ही। और वो फिर से बोलते हैं कि हाँ, पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है। और एनी फ्रैंक ये भी बोलते हैं ना कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि ये जो डायरी है, स्टिफ बैग नोटबुक है, मतलब उसका कवर मोटा होता है ना जिसको डायरी बोलते हैं, तो ये जो डायरी है मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इसे किसी को मैं पढ़ने दूं, जब तक कि मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। अगर मिल भी जाएगा तो उससे क्या ही डिफरेंस हो जाएगा, ऐसा एनी फ्रैंक बता रहे हैं। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब एनी फ्रैंक बोलते हैं मैं वापस से घूम फिर के उसी जगह में आ गई जिसके वजह से मैं डायरी रखी थी पहले प्लेस में, क्योंकि मेरा फ्रेंड नहीं था। एनी फ्रैंक ये बता रहे कि उनके सामने फ्रेंड नहीं था ना, फ्रेंड नहीं होने की वजह से ही तो वो एक डायरी रखे जिसमें वो अपना सारा थॉट्स को लिख सके। Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. तो एनी फ्रैंक बताते हैं ना
कि मुझे थोड़ा-सा क्लियरली बताने दो। किसी को भी बिलीव नहीं होगा कि एक 13 साल की बच्ची पूरा दुनिया में अकेले है। एनी फ्रैंक बता रहे किसी को भी बिलीव नहीं होगा कि वो दुनिया में अकेले है और वो है भी नहीं क्योंकि उनके सामने लविंग पेरेंट्स है। एनी फ्रैंक के सामने पेरेंट्स है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक 16 साल की बहन भी एनी फ्रैंक की जिसका नाम है मार्गोट फ्रैंक और करीब 30 लोग हैं जिनको एनी फ्रैंक अपना दोस्त बोल सकते हैं। एनी फ्रैंक के पास फैमिली है, लविंग आंट्स है और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माय वन ट्रू फ्रेंड। तो एनी फ्रैंक बता रहे सबको लगेगा कि मेरे सामने बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर से तो मेरे सामने सब कुछ है, लेकिन एनी फ्रैंक के सामने एक अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं है। All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. एनी फ्रैंक जब भी अपने दोस्तों के साथ होते हैं वो यही सोचते हैं कि कैसे हम और मेरे दोस्त मिलके अच्छे से टाइम स्पेंड करें। और एनी फ्रैंक ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों के साथ कुछ भी बातचीत कर लेते हैं, कुछ भी शेयर कर लेते हैं। बस जो डे टू डे लाइफ का ऑर्डिनरी चीज़ है वही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. तो एनी फ्रैंक बताते हैं मेरे दोस्त तो है, लेकिन पता नहीं मैं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा क्लोज नहीं हो पाती और यही मेरा प्रॉब्लम है। लगता है यही मेरा प्रॉब्लम है कि मैं लोगों से, दोस्तों से चीजों को कन्फाइड नहीं कर सकती, यानी कि पर्सनल वाली चीजें डिस्कस नहीं कर पाते। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। एनीवेज एनी फ्रैंक बताते हैं तो इसी तरह से चीजें चलते हैं उनके लाइफ में और अनफॉर्चुनेटली एनी फ्रैंक के लाइफ में जो चीजें बदल नहीं रहे, इसीलिए तो एनी फ्रैंक ने एक डायरी रखा। To enhance the image of his long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. तो एनी फ्रैंक ना कब से ये सोचा करते थे, इमेजिन किया करते थे कि जब उनका फ्रेंड होगा, एक बेस्ट फ्रेंड होगा, एक ट्रू फ्रेंड होगा, तो वो किस तरह से होगा। तो एनी फ्रैंक बता दे अब तो मेरे पास डायरी है और डायरी में लोग क्या करते हैं, कुछ भी लिख दिया करते हैं। जॉट डाउन मतलब कुछ भी लिख दिया करते हैं। कहीं पे कोई सॉन्ग लिखा, कहीं पे कोई शायरी लिखा, कहीं पे कोई पिक्चर चिपका दिया, इसी तरह से होता है ना। तो एनी फ्रैंक बता रहे कि जैसे बाकी लोग करते हैं अपने डायरी के साथ, मैं वैसा नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डायरी है ना वो मेरा फ्रेंड बन के रहे और मैं अपने डायरी को बुलाने वाली हूँ किटी। तो एनी फ्रैंक ने अपना डायरी का नाम दे दिया किटी। ओरल कंप्रेंशन चेक आप लोगों के लिए, इसे कर लीजिएगा। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो एनी फ्रैंक बता रहे ना कि मैं अपनी डायरी में अगर कुछ भी मेरे बारे में लिखने लगी डायरेक्टली, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने लाइफ के बारे में ब्रीफ स्केच दे दूंगी। मुझे तो हालांकि ऐसा करना पसंद नहीं है, अपने लाइफ के बारे में बताना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना लाइफ का ब्रीफ स्केच दे दूंगी किटी को। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। तो एनी फ्रैंक अपने डायरी में लिख रहे हैं कि एनी फ्रैंक के जो पापा थे ना, जो फादर थे ना, वो बहुत ही ज्यादा एडोरेबल थे। और एनी फ्रैंक के जो पापा है उनकी मम्मी के साथ शादी कब किए, जब एनी फ्रैंक के पापा का एज 36 इयर्स था और उनकी मम्मी का एज 25 इयर्स था। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। एनी फ्रैंक ये बता रहे कि उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है मार्गोट। मार्गोट का जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी में है 1926 में, और एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था 12 जून 1929। एनी फ्रैंक भी फ्रैंकफर्ट में रहे जब तक वो 4 साल के थे। My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February. तो एनी फ्रैंक बता रहे हैं ना कि उनके जो पापा थे ओटो फ्रैंक, वो ई माइग्रेट कर लिए थे होलैंड में 1933 में। ई माइग्रेट कर लेना यानी कि जहां पे वो रह रहे थे वो अपना कंट्री छोड़ के चले गए होलैंड। तो सबसे पहले एनी फ्रैंक के जो पापा है 1933 में होलैंड चले गए। फिर उसके बाद एनी फ्रैंक की मम्मी, जिनका नाम है एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वो भी होलैंड चले गए सितंबर में। और मैरगोट और एनी फ्रैंक रह गए एचन में उनके दादी जी के पास। एचन एक सिटी है जर्मनी में। फिर एनी फ्रैंक की बड़ी बहन मार्गोट, वो भी आ गए होलैंड दिसंबर के टाइम में, और फिर उसके बाद फरवरी में एनी फ्रैंक भी आ गए होलैंड।
तो हम लोग को ये पता चला सबसे पहले एनी फ्रैंक के पापा, फिर उनकी मम्मी, फिर मार्गोट और फिर लास्ट में एनी फ्रैंक सभी शिफ्ट हो जाते हैं हॉलैंड। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, एनी फ्रैंक जब हॉलैंड गए ना तो मार्गोट का बर्थडे था, तो एनी फ्रैंक को एक टेबल के ऊपर रख दिया जाता है एज ए प्रेजेंट फॉर मार्गोट। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसोरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। तो एनी फ्रैंक जैसे ही हॉलैंड गए ना, वो एक मोंटेसोरी नर्सरी स्कूल जाने लगे। मोंटेसोरी यानी कि अ मेथड ऑफ एजुकेशन दैट इज डायरेक्टेड बेस्ड ऑन सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी, यानी कि एक ऐसा स्कूल गए जहां पर एक्टिविटी वगैरह करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो एनी फ्रैंक 6 साल तक वहां पे गए और वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किए। इन द सिक्स्थ फॉर्म माय टीचर वाज मिसेस क्यूप्रेस द हेड मिस्ट्रेस। तो एनी फ्रैंक मोंटेसोरी नर्सरी में 6 क्लास तक रहे। फिर जैसे उनका 6 फॉर्म होता है, 6 क्लास होता है, उनकी टीचर का नाम था मिसेस क्यूपरस और वो स्कूल का हेड मिस्ट्रेस थे। एट द एंड ऑफ ए ईयर वी वेर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो जैसे ही साल खत्म हो जाता है, एनी फ्रैंक और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस है जिनका नाम है क्यूपरस, दोनों रो रहे होते हैं क्योंकि एनी फ्रैंक का फेयरवेल था। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. समर के टाइम 1941 में क्या हुआ, एनी फ्रैंक की जो दादी जी है उनका तबीयत खराब हो गया, उसके वजह से उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। तो इसीलिए ना जब एनी फ्रैंक का बर्थडे आया तो बर्थडे को उतना धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं किया गया, छोटे मोटे शॉर्टकट तरीके से करके निपटा दिया गया। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. 1942 में एनी फ्रैंक की दादी जी का डेथ हो जाता है और एनी फ्रैंक ये बता रहे हैं कि किसी को भी नहीं पता कितना एनी फ्रैंक उनकी दादी जी को याद करते हैं और कितना उनसे प्यार करते हैं। तो 1942 में जब बर्थडे बनाया गया एनी फ्रैंक का, तो वो बाकी लोगों के लिए भी बनाया गया और साथ में उनकी दादी जी के लिए भी एक कैंडल जलाया गया ताकि बर्थडे के दिन उनकी दादी जी को भी याद किया जा सके। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो एनी फ्रैंक ये बता रहे हैं उनके फैमिली में जो 4 मेंबर्स हैं, एनी फ्रैंक, उनकी बड़ी बहन, उनके पापा और उनकी मम्मी, सभी का लाइफ बढ़िया चल रहा था। और फिर आता है 20 जून 1942 जब से एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना स्टार्ट किया। आगे हम लोग बिफोर यू रेड वाला सेक्शन पढ़े, उसके बाद एनी फ्रैंक का लाइफ के बारे में जाने और अब हम जानेंगे उनके डायरी के बारे में। ये दोनों चीजें हम लोग इसलिए पढ़े ताकि अभी हम लोग जो डायरी पढ़ेंगे ना, तो डायरी से उन सभी चीजों को रिलेट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किट्टी, एनी फ्रैंक स्टार्ट कर रहे हैं अपने डायरी को डियरेस्ट बोल के। सभी लोग डायरी में डियर लिखते हैं, लेकिन एनी फ्रैंक ने डायरी में लिखा है डियरेस्ट, यानी कि वो अपना बहुत ही क्लोज फ्रेंड मानते थे इसलिए। Our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form. एनी फ्रैंक ये बता रहे हैं कि उनके क्लास के सभी बच्चे डर से और नर्वसनेस से कांप रहे थे। क्या रीजन हो सकता है कांपने का? क्योंकि कुछ दिन में एक मीटिंग होने वाला था और उस मीटिंग में टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म यानी कि अगले क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet. एनी फ्रैंक का जो आधा क्लास है ना, वो बेट पे बेट लगाए जा रहे थे। मतलब बच्चे आपस में ये बेट लगा रहे हैं कि तुम फेल हो जाओगे, तुम जाओगे, ये पास हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा, यही सब। तो जीएन एंड आई, एनी फ्रैंक का कोई फ्रेंड जीएन और एनी फ्रैंक हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उनके पीछे 2 बच्चे थे। उनका नाम था सीएन एंड जैक्स, 2 लड़के थे जो अपना पूरा हॉलिडे सेविंग्स को बेट में लगा दिए। तो एनी फ्रैंक के पीछे 2 बच्चे हैं। एनी फ्रैंक और उनकी दोस्त इसलिए हंस रहे थे क्योंकि ये जो 2 लड़के छुट्टी में जितना भी पैसा सेव किए थे वो सभी पैसों को बेट में लगा दिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो सुबह से लेकर रात तक बच्चों के बीच में यही डिस्कशन चल रहा था कि तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं हो पाऊंगा, तुम हो जाओगे, मैं नहीं हो पाऊंगा। Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. तो ये सब देख के ना एनी फ्रैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या एक ही चीज बच्चे सुबह से लेके शाम तक डिस्कस कर रहे हैं। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. एनी फ्रैंक ये बता रहे, अगर कोई मेरे से पूछेगा ना तो मैं ये बोलूंगी कि हमारे क्लास में ना करीब
एक क्वार्टर जो बच्चे हैं, 1/4 ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो डमीज है। डमीज मतलब बेवकूफ है, ठीक है, वो पास नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी टीचर्स लोगों का पता नहीं। टीचर्स जो होते हैं ना, दुनिया के सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं। मतलब पता नहीं किसको कौन सा बेसिस में पास कर दे, किसको कौन सा बेसिस में फेल कर दे, इसी क्लास में रख दे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। We will make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. तो एनी फ्रैंक बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। एनी फ्रैंक और उनके जो गर्लफ्रेंड्स हैं, यानी कि एनी फ्रैंक के जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, एनी फ्रैंक ये बता रहे हैं कि वो लोग पास हो जाएंगे। लेकिन एक सब्जेक्ट में एनी फ्रैंक श्योर नहीं थे, वो था मैथ्स का सब्जेक्ट। एनी फ्रैंक ये बताते हैं कि मैथ्स के सब्जेक्ट में वो श्योर नहीं है कि वो पास होंगे या फेल होंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मैथ्स सब्जेक्ट कैसा लगता है। तो एनी फ्रैंक बताते, कोई बात नहीं, हम लोग बस इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग एक दूसरे को बोलें कि दिल छोटा मत करो, उदास मत हो, पास हो जाओगे। इसी तरह से एक तरह से दिलासा देते रहने के लिए बोल रहे हैं। आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मेन एंड 2 वुमेन। एनी फ्रैंक ये बता रहे हैं कि उनका बाकी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा बनता है। उनके स्कूल में 9 टीचर्स है, जिनमें 7 मेल्स और 2 फीमेल्स है। मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फोगे हु टीचेस मैथ्स, was annoyed with me for ages because I talked so much. एनी फ्रैंक ये बता रहे, मिस्टर कीजिंग एक ओल्ड फोगे इंसान थे। ओल्ड फोगे मतलब ओल्ड फैशन पर्सन थे, जो मैथ्स पढ़ाते थे। और ये जो मैथ्स टीचर है मिस्टर कीजिंग, एनी फ्रैंक के साथ एनॉयड थे, परेशान थे, क्योंकि एनी फ्रैंक क्लास में बहुत ज्यादा बात करते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, an essay on the subject, a chatterbox. What can you write about that? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked in it my bag and tried to keep quiet. एनी फ्रैंक जब क्लास में बात करते थे, मिस्टर कीजिंग ऑलरेडी उनको बहुत सारा वार्निंग्स दे चुके थे। एक बार क्या होता है ना, मिस्टर कीजिंग एनी फ्रैंक को एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं। और वो होमवर्क ये था कि एनी फ्रैंक को एक ऐसे लिखना था। टॉपिक का नाम था आ चैटर बॉक्स, मतलब बात करने वाला डिब्बा। तो एनी फ्रैंक सोचते हैं कि इस टॉपिक में आखिर क्या लिख सकते हैं। फिर उनको लगता है कि ये सब चीजों के बारे में अभी सोचने का वक्त नहीं है, बाद में डिसाइड करेंगे। तो एनी फ्रैंक जॉटेड डाउन, यानी कि एनी फ्रैंक क्विकली अपने नोटबुक में ये टाइटल लिख दिए, और लिखने के बाद उस डायरी को अपने बैग में डाल दिए और चुप शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। तो उस दिन शाम को एनी फ्रैंक ने जब सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, उनका नजर जाता उस एक्स्ट्रा होमवर्क पे जो कि मिस्टर कीजिंग मैथ्स टीचर ने एनी फ्रैंक को दिया था, क्योंकि एनी फ्रैंक बहुत ही ज्यादा बात करते थे क्लास के टाइम में। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब एनी फ्रैंक सोच रहे कि इस टॉपिक के बारे में क्या लिखना है, और अपना फाउंटेन पेन का टिप को चबा रहे हैं। एनी फ्रैंक बताते हैं, कोई तो कुछ भी लिख सकता है और बीच बीच में बड़ा स्पेसेस छोड़ सकता है ताकि लगे कि ऐसे लंबा है। लेकिन एनी फ्रैंक सोच रहे थे ना कि कुछ ऐसा चीज लिखा जाए जिसके वजह से मिस्टर कीजिंग को पढ़ के ये लगेगा कि बात करना कितना जरूरी, इसलिए एनी फ्रैंक बात किया करते हैं क्लास में। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। आई रोड 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सैटिस्फाइड। तो एनी फ्रैंक सोचे और सोचे, और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता। वो 3 पेजेस लिख देते उस एसे का, जो एसे मिस्टर कीजिंग ने उन्हें असाइन किया था। अब 3 पेजेस लिखने के बाद एनी फ्रैंक को सैटिस्फाइड लग रहा है। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. एनी फ्रैंक ने ये लिखा कि बात करना ना स्टूडेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इसे कंट्रोल में रखूं। एनी फ्रैंक ने ऐसे लिखा अपने डायरी पे। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. तो एनी फ्रैंक ने आगे ये लिख दिया कि बातचीत करना तो हर एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि इसे कंट्रोल में रखना। इसके बाद एनी फ्रैंक ने लिखा कि इसे मैं हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि ये जो हैबिट है ना मुझे अपने मम्मी से मिला। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बात करती है, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा बात करती हूँ। ये एक तरह से इनहेरिटेड ट्रेट है। इनहेरिटेड ट्रेट मतलब ऐसे ट्रेट जो बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलता है। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, she assigned me a second essay. मिस्टर कीजिंग जब ये ऐसे पढ़े ना तो उनको हंसी आया,
फिर एक बार क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग क्लास ले रहे थे और एनी फ्रैंक बात करना स्टार्ट कर दिए। अब मिस्टर कीजिंग ने एनी फ्रैंक को और एक ऐसे असाइन कर देते हैं। This time it was supposed to be an unincorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और जब एनी फ्रैंक दोबारा से क्लास में बात किए, मिस्टर कीजिंग फिर से एक ऐसे दे दिए। इस बार ऐसे का जो टॉपिक था ना, वो था अनइनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल यानी कि ऐसा चीज जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि खराब गुण, बैड क्वालिटी। तो एनी फ्रैंक ने इस टॉपिक के ऊपर भी ऐसे लिख दिया और मिस्टर कीजिंग 2 लेसन्स तक कंप्लेन नहीं किए कुछ भी। However, during the third lesson, he would finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. लेकिन जब थर्ड लेसन पढ़ाना स्टार्ट किए मिस्टर केसिंग, फिर से एनी फ्रैंक वही चीज किए, फिर से क्लास के बीच में बात किए और अब मिस्टर कीजिंग तीसरे बार इनको एक एसे दिए लिखने के लिए एज पनिशमेंट। वो एसे का टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। एसे का टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मतलब मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स जो है, एनी फ्रैंक क्या कर रहे हैं, क्वैक 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 कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बात करने की वजह से मिस्टर कीजिंग ने ऐसा टॉपिक दे दिया। अब देख सकते हैं पिक्चर यहाँ पे। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब जब मिस्टर कीजिंग ने ये टॉपिक दिया, सारा क्लास इस टॉपिक का नाम सुन के हंसने लगा। अब एनी फ्रैंक भी हंसने लगे। अब एनी फ्रैंक थक चुके थे, उनका बिल्कुल भी मन नहीं था ये जो टॉपिक था चैटर बॉक्सेस के बारे में लिखना। अब वो सोचते हैं ना कि कुछ और सोचा जाए, इस टॉपिक को, इस एसे को कैसे लिखेंगे, इसके बारे में कुछ अलग तरीके से सोचा जाए। माई फ्रेंड सैनी, हु इज गुड एट पोएट्री, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. एनी फ्रैंक की एक दोस्त थी जिसका नाम था सैनी, जो कि पोएट्री में बहुत अच्छी थी। एनी फ्रैंक ने उनसे हेल्प मांगा कि ऐसे को जो है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वर्स की तरह लिखना है, यानी कि राइम बना के लिखना है। मिस्टर कीजिंग एनी फ्रैंक के ऊपर जोक ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर कीजिंग एनी फ्रैंक का जोक बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एनी फ्रैंक ने अब ये डिसाइड किया ना कि मैं ऐसा कुछ लिखूंगी कि ये जो जोक है ना, मेरे ऊपर ना पड़ के सर के ऊपर पड़ जाए, यानी कि सर का मजाक बन जाए। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. एनी फ्रैंक ने अपने फ्रेंड के मदद से पोएम को कंप्लीट कर लिया और पोएम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। ये जो पोएम था ना, एक मदर डक और एक फादर स्वान के बारे में था और उनके 3 बेबी डकलिंग्स, 3 बच्चों के बारे में। तो एक बार क्या होता है ना, ये जो 3 बच्चे हैं ना, इन 3 बच्चों को उनके पापा जो फादर स्वान थे, उनको मार मार के मरा दिए। उनके पापा ऐसा क्यों किए? क्योंकि उनके पापा को ऐसा लगता था कि उनके जो बच्चे बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते हैं। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट अवे। लकीली क्या हुआ ना, मिस्टर कीजिंग को जो जोक है ना समझ में आ गया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. तो ये जो पोएम है ना, मिस्टर कीजिंग पूरे क्लास को सुनाते हैं और पढ़ने के बाद अपना कुछ कमेंट्स ऐड करते हैं इस पोएम को लेके, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स, और दूसरे क्लासेस को भी सुनाते हैं, बताते हैं। उसके बाद से अब एनी फ्रैंक को बात करने के लिए अलाउ किया गया और उनको कभी भी इसके बाद एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया। इसके अलावा मिस्टर कीजिंग आजकल क्लास में जोक क्रैक करने लगे, जोक मारने लगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया मिस्टर कीजिंग को कि जो बातचीत करना है, एक बच्चे का गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। होते हैं ना कुछ कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। फिर ये जो डायरी है, लास्ट में एनी लिखते हैं, योर्स एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया गया है और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।